जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी का एनसीईआरटी देखते हैं। इसमें चैप्टर 1 हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये जो डिस्कस है वो बहुत अच्छे से होगा और लास्ट में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। आइए देखते हैं हम। इसका पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी यानी जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यानी जब हम शाम को, रात को अपने छत पे या घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे क्या बहुत सारे चमकते बिंदु दिखाई देते हैं और ये बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। हम उनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। यानी कुछ चमकीला होता है और कुछ धुंधला, कुछ साफ से दिखाई देता है, कुछ साफ से दिखाई नहीं देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। यानी जब वो चमकते हैं, जब तारे टिमटिमाते हैं तो लगता है कि ये हीरे हैं। क्या हैं? हीरे। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी कुछ अन्य से अलग टिमटिमाते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी टिमटिमाते नहीं, केवल चमकते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, जो स्टार होते हैं वो कुछ कुछ टिमटिमाते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी इन तारों को देखने के साथ साथ हम चंद्रमा, मून को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग तथा अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। यानी जो चंद्रमा है उसको आप देखेंगे, कभी छोटा, कभी इतना पार्ट दिखाई देगा, कभी उसका इतना पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो कभी ज़्यादा पार्ट दिखाई देगा और एक वक्त आ गया कि चंद्रमा पूरा गोल सा दिखाई देगा। ठीक, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूरा चंद्रमा को, फुल मून को हम केवल एक ही बार देख सकते हैं एक महीने में। यह पूर्ण चंद्रमा रात या पूर्णिमा होती है। यानी पूर्णिमा के ही दिन हम पूरी चाँद को देखते हैं। पूर्णिमा, ठीक है, वहीं से बना पूर्ण मतलब पूरा पूरा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यानी 15 दिन के बाद इसको हम नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक, अमावस्या होती है। अमावस्या को हम चंद्रमा को नहीं देख सकते। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी अगर मौसम साफ रहेगा तो उसका अवलोकन हम सही से देख पाएंगे। ठीक, आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी कह रहे हैं कि आप कभी सोचें कि हम दिन में इनको क्यों नहीं देख पाते हैं, इन तारों को। ठीक, इन चंद्रमा को, ये चाँद को, ये सितारों को हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं से देख पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूर्य है, जो सन है, वो उनकी जो प्रकाश होती है वो इतना अधिक होती है, इतना तेज होती है कि उस प्रकाश के सामने हम इन तारों को, इन चाँद को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चाँद को नहीं देख पाते हैं। ठीक, इन तारों को, चाँद को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो बहुत अधिक होती है और उसके उजाले के सामने इन सब का उजाला फीका पड़ जाता है और ये विलुप्त दिखाई देते हैं। ठीक, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को समय आसमान में चमकती हैं। यानी रात को आप जो भी चीज़ें चमकती हुई देखते हैं आसमान में, वो सब क्या हैं? खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड, टेरेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक है, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात में दिखाई देंगी वो क्या कहलाएंगे? खगोलीय पिंड कहलाएंगे।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यानी कोई कोई खगोलीय पिंड बहुत बड़ा बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म होता है। ये गैसों से बने होते हैं। किससे? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये गैस से बनते हैं और इनके पास ऊष्मा यानी ऊर्जा होती है, गर्माहट होती है, और प्रकाश यानी उजाला होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य हमारा है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और तारों की विशेषता क्या होती है? तारों की विशेषता होती है कि उनके पास अपनी ऊष्मा होती है। क्या होती है? ऊष्मा होती है। और उनके पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है? क्या होता है? प्रकाश होता है। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, ना ही चांद के पास अपना प्रकाश है। ठीक है? वो इन्हीं सूर्य के या फिर अन्य तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है? तो तारा किसे कहते हैं? जो जो गैसों से बने होते हैं और जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, और वही तारा कहलाते हैं। और सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। ठीक है? सूर्य हमारा तारा है। अब यहाँ पे देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है? रात के समय जो भी हम तारे चमकते हुए देखते हैं वो सूर्य के ही समान है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य जो है वो हमारे पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है? लेकिन इससे बड़ी बड़ी तारे जो हैं, इससे सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं जो सूर्य से बहुत दूर स्थित है, सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्या? छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है? कोई एकदम छोटा सा दिखाई, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं डॉट डॉट, ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये अत्यधिक दूर है, ये थोड़ा सा पास में है, तो इसलिए बड़े दिखाई देते हैं, ये छोटे दिखाई देते हैं। तो सूर्य हमारे नज़दीक है, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है, और अन्य तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी हवाई जहाज बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ता है तो वो छोटी दिखाई देती है। या हम कभी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ से वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी दूरी अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? दूरी अधिक हो जाती है। जब दूरी अधिक हो जाएगी तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देंगी। ठीक? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देख सकते हैं। यानी जो तारे हैं, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे और मन में कल्पना करेंगे तो जो तारे हैं वो एक आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकृति, एक आकार बनाते हैं, और वो आकृति क्या कहलाते हैं? और ये नक्षत्रमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्रमंडल। ये आकार जो है, जो आकृति है, वो नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है? उसको अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर एक नाम है, और बिग बियर, बिग मतलब बियर मतलब भालू, बड़े भालू, यानी ये एक नक्षत्र मंडल के आकार है। यानी जब तारों को आप देखेंगे ना तो इसके तरह बिग बियर और अर्सा मेजर की तरह दिखाई देंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, सप्त माने सात और ऋषि माने संत है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे हैं। इन तारों का एक समूह है। ठीक है? इन तारों को समूह है, और इसे कहा जाता है सप्तऋषि। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। और ये किसका भाग है? ये है अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है? अर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि। तो आप इसको देख सकते हैं। और ये जो डबल स्टार है, इसी के सीधे में, इसी के एकदम सीधे में आप देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ध्रुव तारा, जो हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ होता है। जो ध्रुव तारा है वो कहाँ होता है? वो हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका, ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का। किसका भाग है? अर्सा मेजर का। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। देखिए, अगर आप कोई भी बुक देख रहे हैं या कोई भी मैप देख रहे हैं तो जो उसका ऊपर वाला भाग है, ठीक है, वो ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ यानी उत्तर कहलाता है। और नीचे वाला ठीक इसके विपरीत साउथ कहलाता है, यानी दक्षिण कहलाता है। और जो हमारा राइट साइड में होता है वो हमारा
वेस्ट है, ठीक है, पश्चिम कहलाता है, और ये बाकी हमारा ईस्ट यानी पूर्व कहलाता है, ठीक है। तो आप ध्रुव तारों को हमेशा कहाँ पाएंगे, नॉर्थ की तरफ, हमेशा उत्तर की तरफ ही ध्रुव तारों को पाएंगे, ठीक है, हमेशा उत्तर की दिशा में ही ध्रुव तारा होता है। अब चित्र 1.1 यानी ये चित्र दिखा रहा है सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा, इसके सीधे पे हमारे ध्रुव तारा है, ठीक है। आपने पड़ोसी या परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। यानी आप छोटे, अगर ये क्लास 6 का है तो क्लास 6 के बच्चे छोटे होते हैं, तो उनसे कहा गया कि आप अपने परिवार से कहिए ये हमें दिखाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी पहले लोग किसकी सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे, तारों के माध्यम से ही दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसी के सहारे लोग पुराने जमाने में दिशा का पता लगाते थे, उत्तरी ध्रुव के तारे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी हमेशा एक ही स्थान पर, ये इधर उधर नहीं होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतों द्वारा तारों को, यानी ये दो तारे हैं, इसको संकेतक तारे कहते हैं, और इसकी सहायता, इसके सीधे में ही ध्रुव तारा है, ठीक है, इसके सीधे में ध्रुव तारा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। यानी वही चीज़ सीधे आप देखेंगे तो वो ध्रुव तारे की ओर दिखाई देगा। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अभी हमने बताया ना कि जो तारे होते हैं उनके पास ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, लेकिन जो हमारे ग्रह हैं या उपग्रह हैं, ये इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो जो ग्रह हैं उनके पास अपना कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के माध्यम से ही चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, इसे ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रह, ग्रह यानी प्लानेट कहा जाता है, ठीक है, प्लानेट कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो ग्रह क्या होता है, वो चारों ओर घूमते हैं, तो ग्रह का जो प्लानेट है वो प्लेनेटाई से बना है, ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है, क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। सारा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से, ठीक है। कहा भी जाता है ना कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य। अगर सूर्य ना रहे तो पृथ्वी का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो सूर्य के कारण ही आज पृथ्वी जिंदा है। सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी अगर हम पृथ्वी पे हैं तो हमें चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन यदि हम चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। क्या होगी, पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देखा कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से की सहायता से देखा जा सकता है। अभी आगे हम देखेंगे जो बृहस्पति है, शनि है तथा यूरेनस है, इनके चारों तरफ एक छल्ला बना हुआ है, ठीक है। और ये छल्ले जो थे वो छोटे छोटे असंख्य कई करोड़ मिल के पत्थर होते हैं, पत्थर की भांति होते हैं, वो चारों तरफ उनके चक्कर लगाते हैं, ठीक। ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है। ये हमारा सौरमंडल है जिसके केंद्र में हमारा क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है।
और ये आप देख रहे हैं एक गोला सा मार्ग बना है एक वाइट वाइट का, ये मार्ग है, ये इसके पथ हैं, ठीक है, क्या है, पथ है, ये इसके वृत्ताकार पथ हैं। सब सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध है, क्या है, बुध ग्रह, ठीक है। जो सौरमंडल है उसमें कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो उनमें सबसे नज़दीक जो सूर्य के निकट है वो है बुध है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बुध, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, कौन सा है, बुध है। फिर जो सूर्य के दूसरा ग्रह नज़दीक है वो है वीनस यानी शुक्र है, कौन है, शुक्र है। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर 108 दिनों में लगाता है, ठीक है, शुक्र है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है, ठीक है। ये 108 कुछ दूसरा दिया है, तो अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूमता है, 255 में, और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है, सूर्य के चारों ओर 255 दिन में घूमता है। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, क्या आता है, पृथ्वी। फर्स्ट पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। तो पृथ्वी को जानते ही हैं कि ये सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष का जो चक्कर है वो एक दिन में यानी 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। और चंद्रमा की संख्या यानी इस पे जो उपग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह यानी चंद्रमा है वो एक है, ठीक है, उपग्रह एक है। चौथा नंबर पे हमारा आता है मंगल, क्या आता है, मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है, कितना, 687 दिन में, और अपने अक्ष पर एक दिन में घूमता है। इसके चंद्रमा की संख्या 2 है यानी इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं। ये आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। जो ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, एक को बाह्य ग्रह, ठीक है, एक को बाह्य ग्रह। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी देख रहे हैं, तो इसके जो अंतर इधर होगा वो हमारे आंतरिक ग्रह कहलाएंगे और जो इसके इधर होगा वो हमारे बाह्य ग्रह कराएंगे। तो 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। तो 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में हमारा पहला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह में हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस, ठीक है, सटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण, ये तो 4 आते हैं, ठीक है, ये 4 आते हैं। तो ये 4 ग्रह हो गए। पांचवा है हमारा बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीना लगभग 12 यानी 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है, कितना, 12 साल में। पृथ्वी हमारा 1 साल में पूरा करता है, ये 12 साल लग जाता है इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट, इसमें अपने घंटे में 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में ही ये अपना अक्ष घूम लेता है। फिर है इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, ठीक है, यानी इसके उपग्रह लगभग 53 है, 53 उपग्रह इसके हैं बृहस्पति के। फिर छठा हमारा ग्रह आता है शनि महाराज, ठीक है, कहा जाता है ना कि शनि महाराज इन पे मंडराए हुए हैं, तो छठा ग्रह हमारा शनि है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 29 साल 5 महीने में लगाता है, कितना, 29 साल 5 महीने में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। फिर है अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या इसकी भी 53 ही है, ठीक है, इसकी भी 53 है, इसकी भी 53 है, और ये 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष की चक्कर लगाता है। इस पर आप देख सकते हैं शनि में ये कुछ रिंग बना है, ठीक है, रिंग, इसको छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है। ये जो रिंग है, ये रिंग छोटे छोटे कण है, ये असंख्य कण है छोटे छोटे, ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। तो ये हमारा वलय यानी रिंग कहलाता है। 7वां है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस यानी अरुण, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में करता है, 84 साल में एक परिक्रमण सूर्य की लगाता है, सोचिए, ठीक है, 84 साल मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता और ये एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाता है। अपने अक्ष पर ये 17 घंटा 14 मिनट में घूमता है, अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में घूम लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या 27 है, यानी इसके उपग्रह लगभग 27 हैं।
फिर है नेपच्यून वरुण। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में, ये हमारा नेपच्यून है, 164 साल में एक सूर्य से इतना दूर, सोचिए इतना दूर है कि सूर्य का एक चक्कर 164 साल लगाएगा। फिर है अपने अक्ष पर घूर्णन, ये 16 घंटा 7 मिनट में, 16 घंटा 7 मिनट में करेगा। और चंद्रमा की संख्या कितना है, 13, यानी 13 उपग्रह इसके हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज़ें आप देखें तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह हैं, और ये जो इसके वाइट वाइट आप देख सकते हैं, ये इसके पथ हैं। ठीक है, इसी पथ पर ये चक्कर लगाते हैं, ये इनका मार्ग है, इसी मार्ग पर ये घूमते रहते हैं। 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि 8 ग्रह हैं, पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह हैं, और ये 8 ग्रह जो ऊष्मा है और प्रकाश है वो सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। और जो सूर्य है इन सब का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और इनके पास कुछ अलग अलग उपग्रह हैं। क्या है, उपग्रह हैं। ठीक है, अभी ग्रह उपग्रह क्या है अभी हम देखते हैं। फिर है सौर मंडल। ठीक है, सोलर सिस्टम। ठीक, सोलर सिस्टम, इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, यानी जो सूर्य के चारों तरफ घूमे, सूर्य का जो सिस्टम है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूर्य का तंत्र सौर तंत्र कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सौर परिवार, जिसका मुखिया सूर्य है, जिसका मुखिया सूर्य है। जैसे हमारे परिवार में, फैमिली में होता है हमारे दादाजी। ठीक है, जो दादाजी हैं वो परिवार के मुखिया हैं। अब उनके लड़के ग्रह हो गए, उनके लड़के मान लीजिए 4 लड़के हैं तो ये ग्रह हो गए। अब इसके बच्चे होंगे 2-3, इसके बच्चे 2-3 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये उपग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सबको मिला देंगे तो हमारा परिवार कहलाएगा। लेकिन जो सौर मंडल है, जो सूर्य का परिवार है, वो सौर परिवार कहलाता है। ठीक है, और इसका मुखिया सूर्य है। कौन है, सूर्य है। सूर्य, अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो किसके केंद्र में स्थित है, इसके चारों तरफ ही हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये बहुत गर्म है, और किससे बना है, गैस से बना है। किससे, गैस से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये सबको अपनी तरफ आकर्षित किए हुए रहता है, इसलिए वे सभी एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम आगे इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी के नज़दीक है, लेकिन ये इतना अत्यधिक गर्म है कि इसका जो तापमान है, जो इसका टेम्परेचर है, वो पृथ्वी पर आके नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य पृथ्वी की लंबाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की लंबाई 15 करोड़ किलोमीटर है, इतना लंबा है। इसलिए जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, वो पृथ्वी पे आके नॉर्मल हो जाती है। अब देखते हैं ग्रह क्या है, प्लानेट क्या है। ठीक, प्लानेट, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यानी ये दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक सूर्य, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये इसके दूरी के आधार पर हैं। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान सा तरीका, ये ट्रिक दिया है। क्या दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। तो यम के जो, यम का पहला जो लेटर है, यम से मार्स, वी से वीनस,
ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, एन से नेपच्यून, ये आप याद कर सकते हैं इसका। माई वेरी पेशेंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। ठीक है, तो ग्रह कुल कितने हो गए? 8। सबसे नज़दीक ग्रह बुध, सबसे नज़दीक ग्रह बुध, और सबसे दूरी पे नेपच्यून, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं शब्द हैं। यानी जो हम भाषा का यूज करते हैं, जो हम शब्द का यूज करते हैं, कई सारे शब्द दूसरे भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यानी जियोग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी का लिखना। क्या? आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखिए यहाँ पे लिखा है जियो, यहाँ पे लॉजी दे दिया, तो ये जियोलॉजी। क्या हो गया? जियोलॉजी। इसमें हम करते हैं पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ जियो है, मेट्री है, तो जियोमेट्री हो गया, तो इसमें पृथ्वी का मापन हम करते हैं जियोमेट्री में। फिर यहाँ जियो है, ये आयड है, तो जियोइड। क्या हो गया? जियोइड। ये पृथ्वी के अनुरूप है। जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? जियोइड है। ठीक है, जियोइड है, पृथ्वी का आकार जियोइड है। ठीक, अब कह रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी जो वो आसमान में दिखने वाले सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे खगोल शास्त्री करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अभी कहा जाता है कि ब्रह्मांड का हम 1% भी नहीं जान पाए हैं। ठीक है, 1% भी हम ब्रह्मांड का नहीं जान पाए हैं। इसलिए सभी लोग, सभी देश के होड़ लगाए हुए हैं कि हम ब्रह्मांड में सबसे पहले हम जाएं, कौन किससे जल्दी खोज ले। ठीक है, ये सभी लोग आपस में होड़ लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है। ठीक, अब सूर्य के निश्चित पथ पर ही लोग चक्कर लगाएंगे, इसी पथ पर ही बुध जाएगा, इसके पथ पर पृथ्वी जाएगा, यानी इसी तरह से वो चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्रह हैं, ग्रह का जो मार्ग है वो कैसा है, तो आप कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार है। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितना? 1। यानी ये हमारा सूर्य, इसके चारों तरफ घूमने में बुध को 88 दिन लगता है। कितना? 88 डेज जो बुध है उसको घूमने में, सूर्य के चारों तरफ घूमने में लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी के समान आकृति होने के कारण जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है, जुड़वा माना जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2000 UB313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, पहले माना जाता था कि जो ग्रह है वो 9 ग्रह हैं। कितना है? 9 ग्रह है। लास्ट में जब यूरेनस के बाद, नेपच्यून के बाद हमारा एक प्लूटो ग्रह था, तो इस प्लूटो ग्रह को पहले ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन इसको ग्रह ना मान के अब इसको बौने ग्रह दे दिया है। बौना मतलब छोटे ग्रह का नाम दे दिया गया है। ठीक, अब हम अपने प्यारे पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज जिस पे हम हैं, जिसके चलते आज हम जिंदा हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, पहला कौन है? बुध, और दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
आकार में कितना है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, क्या है, चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी जो है उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। कहीं उभरा हुआ है तो कहीं धंसा हुआ है, ठीक है, कहीं उभरा हुआ है कहीं धंसा हुआ है, इसलिए इसको जियोड कहा जाता है। भू-आब, हिंदी में भू-आब, इंग्लिश में जियोड कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, यानी 8 ग्रह में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ठीक है। इस पे ही ऐसी परिस्थितियां हैं कि जीवन संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। और अन्य ग्रह हैं या तो अधिक गर्मी है या तो ठंडी है। दिन के समय अत्यधिक गर्मी हो जाएगी और रात के समय अत्यधिक कोल्ड पड़ जाएगी, यानी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ वायु भी है, पानी भी है। अन्य ग्रहों पर वायु पानी नहीं है, पानी है तो पानी बर्फ के आकार में है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी अन्य ग्रहों पर नहीं पाया जाता है। और यही ऑक्सीजन से जो जितने भी जीव जंतु हैं वो जीवित हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह से पानी ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी जब हम पृथ्वी को वहाँ अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा। किस तरह से, नीला। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है, पानी ही पानी है। लेकिन जो पानी है वो पानी ज़्यादा तो है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, पीने योग्य पानी नहीं है। इसलिए आज देखो पानी की किल्लत सब लोग झेल रहे हैं। अभी हमारी राजधानी दिल्ली में ही पानी की किल्लत, बहुत सारी किल्लत देखने पड़े। अन्य कई राज्यों में भी पानी के लिए बहुत सारे समस्याएं, इसलिए पानी को बचाइए। कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। अगर जल है तो कल है, यानी अगर जल है तभी हमारा जीवन आगे संभव रहेगा। तो पानी का कम से कम प्रयोग करें, अन्यथा में उसको यूज ना करें, उसका ज़्यादा प्रयोग ना करें, ठीक है। तो ये हमने पृथ्वी के बारे में देखा। पृथ्वी से थोड़े से, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से ग्रह पे है, तीसरे। और आकार में 5वें ग्रह पे है, ठीक है। इसकी आकार कैसा, आकृति कैसा है, जियोड यानी भू आब है, ठीक है, यहाँ भू आब दिया है, ठीक है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। आगे देखते हैं चंद्रमा, ठीक है, चंदा मामा। चंदा मामा कहते हैं ना, चंदा मामा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा ही केवल ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर है, बाकी पृथ्वी पर अन्य कोई उपग्रह नहीं है। देख ली उपग्रह क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको जान लो तो सरल हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य। अब सूर्य के चारों तरफ जो होते हैं वो ग्रह चक्कर लगाते हैं, क्या होते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इन ग्रहों के चक्कर लगाएंगे। तो सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ग्रह चक्कर लगाएंगे। और ग्रहों के चारों तरफ हमारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं, कौन, उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह यानी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा ग्रह चक्कर लगाता है, इसलिए यह पृथ्वी का उपग्रह हुआ, ठीक है। क्या हुआ, पृथ्वी का उपग्रह हुआ। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी ये लगभग पृथ्वी के 1/4 भाग में ही, जैसे ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, इसका 1/4 ही भाग चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी ये हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर, एकदम ज़्यादा दूर पर नहीं, 3,84,000 किलोमीटर ही है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी आप तुलना कर सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और जो हमारा चंद्रमा है वो 3,84,000 ही, मान लीजिए मोटी मोटा कि 4 लाख मान लीजिए, ठीक है। वो कितना दूर है और ये कितना दूर है, ठीक।
यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? नहीं, अभी कोई भी भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया है। हालांकि इसकी योजना बनाई जा रही है, लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ये 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे, यानी चंद्रमा पर गए थे। ठीक, क्या देखिए उपग्रह के बारे में दिया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी हमने बताया ना कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है, कुछ मानव ने अपना उपग्रह बनाया है। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं। यानी जो सेटेलाइट है, ये देख रहे हैं ना, ये सेटेलाइट, ये हमारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। सेटेलाइट का हिंदी ही होता है उपग्रह। ठीक है, तो मानव ने कुछ सेटेलाइट भेजे हैं जो अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। आज जो हम कम्युनिकेशन यानी संचार बात करते हैं एक दूसरे से, वो भी सेटेलाइट के द्वारा ही दिखाया जाता है। मैप का प्रयोग जो हम करते हैं वो किसके द्वारा? इस सेटेलाइट के द्वारा ही पता चल जाता है। आज हम घर पे बैठे हैं तो पता चल जाता है कि 10 दिन में बारिश होगी, फला तारीख को बारिश होगी, भूकंप आने वाली, तो ये सेटेलाइट के माध्यम से ही हमें पता चलता है। चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी वो अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूमता है और पृथ्वी के चारों किनारे भी 27 दिन में घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है, यानी जब फुल मून होता है, पूरा चांद दिखाई देता है, तब इसके गड्ढे को देखा जा सकता है और इस पर कोई भी जीवन नहीं है, ना ही जीवन की संभावनाएं दिख रही हैं। फिर है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े चट्टान की भांति ये चारों तरफ सूर्य के घूमते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अभी हम दिखाए थे ना कि जो हमारा सूर्य है ये इस तरह से पाए जाते हैं। इधर का जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह और इधर के ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो ये एक डिवाइडर का काम करता है। बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुए हैं। यानी ये ग्रह के ही भाग हैं जो कई 100 वर्षों पहले टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक, अब उल्कापिंड देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी जो उल्कापिंड होते हैं, ये मालूम हमारा पृथ्वी है, ये इसके नज़दीक इतने आ जाते हैं कि पता चलता है कि अभी अभी हमारे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तो ऐसे इतिहास में पीछे आप देखेंगे तो कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे हैं। माना जाता है कि डायनासोर जो है वो डायनासोर का अंत उल्कापिंड गिरने के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारी संभावना है कि पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर सकता है। ठीक है, अगर एक बार 2-3 उल्कापिंड गिर गए तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जो आज सब लोग इतना लड़ रहे हैं वो एक ही उल्कापिंड, 2 ही उल्कापिंड गिरने से सारा समाप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जली बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जो उल्कापिंड है, बहुत सारे उल्कापिंड गिरते हैं लेकिन पृथ्वी पर जब वो आते हैं वो पृथ्वी की वायुमंडल में घर्षण के कारण वो रगड़ रगड़ के इतने गर्म हो जाते हैं कि जल कर वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। और कुछ बड़े होते हैं तो
कुछ हिस्सा बचा रहता है और पृथ्वी पर गिरते हैं तो फिर बहुत सारा गड्ढा बन जाता है और कई तरह के जान माल की नुकसान भी होती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा है, मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, यानी आकाश में बहती हुई एक नदी यानी गंगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा, आकाश में बहने वाली गंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है, माना जाता है कि ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। उनमें से एक तारा हमारा सूर्य है जिसके 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से केवल हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक, इस प्रकार आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। यानी आकाशगंगा के भी हम थोड़ा सा हिस्सा ही जान पाए हैं। आकाशगंगा बहुत बड़ी है। ठीक है, और आकाशगंगा की बात ही छोड़ी, और ब्रह्मांड पे जाएंगे तो फिर हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ब्रह्मांड और आकाशगंगा की तुलना की गई है। ठीक है, ये देखिए जो बड़ा वाला गोला है ये हमारा ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। और इसमें ये हमारा जो छोटा वाला इससे छोटा है ये हमारी आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। फिर इन आकाशगंगा में हमारा ये एक सूर्य है। क्या है? सूर्य है, सूर्य है। और इसमें से 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से केवल एक हमारा ग्रह है, हमारा पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पे कई सारे महाद्वीप हैं, उनमें से हमारा एक महाद्वीप क्या है? एक महाद्वीप हमारा भारत, एशिया है। एशिया में कई सारे देश हैं जिनमें से हमारा एक है। तो ये वेन आरेख के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि ब्रह्मांड के अंदर ही हमारा आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर हमारी सौरमंडल है, सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, उनमें से एक हमारा पृथ्वी है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। और हिंदी में इसको मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या? दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला कहते हैं। ब्रह्मांड का हिस्सा, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा प्यारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी हमारा तीसरे ग्रह है। ठीक है, सूर्य के नज़दीक में। तीसरा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार में। चौथा है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो अभी हमने बताया ना कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में, किसमें? उत्तर यानी नॉर्थ की दिशा में होता है। पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो इसका सही जवाब मंगल और बृहस्पति। ये ग्रह को 2 भागों में बांट देते हैं, एक बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न हम और भी आगे देखेंगे, तो आप इतना देख लीजिए और अपने आसपास दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।